लेकिन हमारे तीनों ही मेहमान राजेश पालरिया, अमोल आठवले और नीरव वोरा भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। नीरव, हाय आफ्टरनून। और देखिए, बाजार यहाँ पर लग रहा है कि एकदम बुल जोन में आज की इस हफ्ते की पूरी क्लोजिंग करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगले हफ्ते के लिहाज से अगर मैं ट्रिगर समझना चाहूँ आपसे तो वो क्या रहेंगे? 2 अप्रैल काफी नजदीक है और उसी को लेकर एक नर्वसनेस भी रहेगी, लेकिन ये मोमेंटम जारी रखने के लिए हम कितने तैयार हैं? नमस्कार सभी दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, ये जो हम लोग ने रिसेंट 5 से 6 दिनों में एक अच्छा जो अप ट्रेंड देखा है वो शायद 23,800 24,000 तक भी बरकरार रह सकता है। बट इट ऑल डिपेंड्स कि नेक्स्ट वीक में जो इनफ्लोज होंगे स्पेशली फ्रॉम द एफआई साइड वो कैसे रहेंगे। अब तक हमने देखा है कि एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिल रहा है, प्लस थोड़े बहुत डोमेस्टिक मैक्रोज एंड टू एन एक्सटेंट ग्लोबल मैक्रोज भी थोड़े सुधरे हैं। जैसे कि आईआईपी डेटा हम अगर देखते हैं या फिर इन्फ्लेशन नंबर्स देखते हैं इंडिया के, तो वो काफी अच्छे आए थे। उसकी वजह से हमने देखा कि एफआई का जो सेलिंग था वो भी थोड़ा थोड़ा करके रिड्यूस होता गया एंड इवेंचुअली लास्ट 1-2 दिन में हमने देखा है कि पॉजिटिव नंबर्स आने शुरू हुए हैं। अब ये ट्रेंड अगर थोड़ा बरकरार रहता है, अगर ये इन्फ्लोस बरकरार रहते हैं नेक्स्ट वीक में, तो हमें 23,800 23,800 और मे बी 24,000 लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं। बट एक यही कॉशियस स्टांस भी लेना चाहिए कि ऑलरेडी जो 10-15 दिन में हम लोग ने एक 1200-1300 पॉइंट की रैली देखी है, तो रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा अनफेवरेबल हो सकता है, बिकॉज मिड एंड स्मॉल कैप ने भी पार्टिसिपेट किया है इस रैली में। तो हम हमारे क्लाइंट्स को थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मशवरा दे रहे हैं इस समय, एंड थोड़े स्टॉक स्पेसिफिक एंड सेक्टर स्पेसिफिक रहना बेटर होगा। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हमें लग रहा है कि जो सेक्टोरल मूवमेंट है वो शायद एफएमसीजी की तरफ भी बढ़ सकता है, बिकॉज जो क्रिसिल का जो रिसेंट रिपोर्ट आया है वहां पे उन्होंने FY26 के लिए बताया है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ होगा वो FY25 के कंपैरिजन में थोड़ा बढ़ करके आएगा एंड रेवेन्यू ग्रोथ भी थोड़ा बेटर होगा एज कम्पेयर टू FY25। तो जो सेक्टर्स पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं इस रैली में, शायद वहां पे आपको 3 से 5% का एक अपसाइड देखने मिले और वो एक FMCG सेक्टर हो सकता है। ओके, तो आपको लग रहा है कि यहाँ से तेजी कंटिन्यू तो होगी, लेकिन हो सकता है कि चुनिंदा सेक्टर, चुनिंदा शेयर जो धीरे धीरे, जो बहुत सारे शेयर्स हैं जो इस तेजी में नहीं भी चले हैं वो आगे चल सकते हैं। लेकिन इंडेक्स लेवल पे इनको लगता है कि निफ्टी 23,700 से 24,000 भी अगले हफ्ते अटेम्प्ट कर सकता है। तो ये तेजी अगले हफ्ते भी जारी रहेगी, लेकिन वहां पे सतर्क रहने की सलाह है। धीरे धीरे मुनाफा वसूली भी करें, जहां पर आपको अच्छा फायदा हुआ है इस हफ्ते की तेजी के बाद से, फिर अब आगे की राय ले सकते हैं। चलिए कुछ और सेक्टर की बात कर लेते हैं। सरकारी बैंकों में आज अच्छी तेजी दिख रही है, 2 से 4% तक की तेजी अलग अलग बैंकों में, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूको, सेंट्रल, सब में अच्छी तेजी दिख रही है। पालविया जी, आपको कुछ पसंद आ रहा है क्या सरकारी बैंकों में से आज? देखिए, बैंकिंग स्पेस एज वेल एज एनबीएफसी स्पेस दोनों ही सेगमेंट में एक अच्छा मोमेंटम बना है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस अभी भी देखें तो प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ज्यादा देखने को मिला है। बट अगर हम पीएसयू बैंक की बात करें तो यस, यहाँ पे कुछ चुनिंदा बैंकों में एक अच्छा रिवर्सल का साइन यहाँ पे बनते हुए दिखा है, जिसमें आपने जिक्र किया बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया में यस, यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बना है। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक डाउन स्लोपिंग चैनल का भी ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है, जो कि एक साइन है ट्रेंड रिवर्सल के। तो हमें लगता है बैंक ऑफ इंडिया और ये स्टॉक अब 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी कंफर्टेबली सस्टेन्ड हो रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक अगर 103 के ऊपर बना रहा तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे मोमेंटम एक्सटेंड होता हुआ दिखे और ये स्टॉक में नेक्स्ट टारगेट 110-111 की तरफ आते हुए दिखे। तो 103 के स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है। वहीं देखे तो इंडियन बैंक में भी एक मोमेंटम यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे आते हुए दिखा है, और इस रिकवरी में अगर हम देखें तो स्टॉक अपने 100 डे 200 डे मूविंग एवरेज को भी अब पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। इंडियन बैंक को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा करीब 535 के आसपास, और अगर ये 535 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो करीब 558-565 की तरफ आते हुए दिख सकता है।
बैंक और बैंक ऑफ इंडिया, दो आपको पसंद आ रहे हैं। आईटी की बात करते हैं। आईटी में आज दिग्गज आईटी कमजोर नजर आ रहे हैं। हालांकि इस हफ्ते थोड़ी बहुत रिकवरी की कोशिश जरूर हुई है, लेकिन अभी भी कमजोर है। इन्फोसिस देखिए, महीने भर के चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो 12% से ज्यादा की गिरावट यहां पर दिख रही है। विप्रो देखिए, विप्रो भी 14-15% कमजोर हुआ है महीने भर में। और आज तो रुपया भी मजबूत है। ऑटोमेशन की तरफ जैसे जैसे शिफ्ट हो रहे हैं पे चिंता तो है कई सारी आईटी कंपनियां, और यूएस की जिस तरह की ट्रेड पॉलिसी है उसका असर तो यहां पर आईटी पर भी काफी कुछ होने वाला है। नीरव जी, क्या आईटी, दिग्गज आईटी शेयरों में से कुछ पसंद आ रहा है क्या आपको यहां पे? ओवरऑल आईटी की बात करें तो हमने कल देखा कि एक्सेंचर के जो ग्रोथ के नंबर्स आए हैं वो काफी अच्छे रहे हैं। 8.5% से कांस्टेंट करेंसी से वाईओवाई का ग्रोथ देखा है, जबकि मैनेजमेंट ने 5 to 9% का एक रेंज दिया था। तो ऑब्वियसली अपर बैंड ऑफ द रेंज में ये नंबर्स आए हैं, आंकड़े आए हैं। प्लस जो गाइडेंस की बात की है मैनेजमेंट ने, वो भी रिवाइज करके 4 to 7% से लेकर के 5 to 7% की बात की है। तो डेफिनेटली गाइडेंस बड़ा है, बट उन्होंने दो फैक्टर्स क्लियरली मेंशन किए हैं। एक तो जो ओवरऑल इकोनॉमी में स्लो डाउन है उसका असर काफी पड़ सकता है ओवरऑल आईटी स्पेस पर, जिसके कारण एक्सेंचर कल वहां पे 7% से गिरा हुआ था, और उसका असर हमने इंडियन आईटी कंपनीज पर भी देखा है। तो नेट नेट अगर वहां पे इकोनॉमी स्लो डाउन होते हैं, जो डील विंस जिसे हम कहते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी गिरावट आती है तो डेफिनेटली यहाँ के जो आईटी कंपनीज हैं वहां पे थोड़ा बहुत असर डेफिनेटली देखने मिलेगा। रेवेन्यू मार्जिन्स पे असर होगा, मार्जिन्स पे असर होगा। तो हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि हेडविंड्स थोड़े बहुत हैं आईटी सेक्टर के लिए, तो थोड़ा कॉशियस व्यू रहना चाहिए। ज्यादा फ्रंट फुट पे आके खेलना नहीं चाहिए आईटी में। शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव शायद हमें एक सेक्टरल रोटेशन के जरिए थोड़ा एक बाउंस देखने मिल जाए, बट मीडियम पर्सपेक्टिव से हमें लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस रहना बेटर है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हम सिर्फ टीसीएस सजेस्ट कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को लार्ज कैप आईटी स्पेस में। मिड कैप्स में हम थोड़े कॉशियस हैं। ठीक है, मिड कैप में थोड़े से कॉशियस हैं। अच्छा राजेश जी, एक शेयर जिसकी हम चर्चा ज्यादा करते नहीं है लेकिन आज हम अच्छी तेजी देख रहे हैं, और वो शेयर है एचसीसी का। करीब करीब 15% ये शेयर दौड़ गया। छोटे साइज का शेयर है, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। हालांकि जो स्थिति थी इसकी 2-3 साल पहले, उसके मुकाबले आज बेहतर स्थिति में जरूर है। इनकी एक जेवी को टाटा पावर से ऑर्डर मिला है करीब 2,500 करोड़ रुपए के आसपास का। कोई एक्साइटमेंट है आपको एचसीसी के इस तेजी को लेकर? देखिए, बिल्कुल स्टॉक में एक अच्छे वॉल्यूम के साथ आज एक बड़ा मूव देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक में आज इंट्राडे बेसिस पे अगर हम देखें तो एग्जैक्टली 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, और वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ एक्शन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से आते हुए देखने को मिली है। टेक्निकली अगर हम देखें तो एक बड़े करेक्शन के बाद यहाँ पे एक साइन ऑफ रिवर्सल तो बनते हुए दिखा है, बट हमें लगता है जब तक ये 29 और 30 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता है, थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। 30 के लेवल को क्रॉस करने के बाद यस, इसमें एक मूव टुवर्ड्स 35-38 की तरफ भी अनफोल्ड होते हुए दिखेगा, बट टाइम भी हमें लगता है 24 रुपए से लेके 30 रुपए की रेंज में कुछ समय के लिए कंसोलिडेट होते हुए दिख सकता है, और डिस्क्लोजर रहेगा। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में भी है। बढ़िया है, फिर तो अच्छा है, आपसे राय लिया, आपके पोर्टफोलियो में तो आप ज्यादा इसके बारे में पढ़ाई लिखाई करके आप राय दे रहे होंगे जो भी कह रहे होंगे सर। वायदा में सबसे ज्यादा चढ़ने वाला जो शेयर है वो है मणप्पुरम फाइनेंस का। आज हमने करीब करीब इंट्राडे में 10% के आसपास तक का उछाल दिखा। अभी भी 7-8% ये शेयर कारोबार कर रहा है। दरअसल इसमें बेन कैपिटल के बड़े निवेश की खबर आई है और उसके चलते शेयर में जोश बढ़ा है। हमने देखा कि जो भी गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनीज हैं हाल फिलहाल उसमें अच्छी तेजी आई है, क्योंकि सोने के भाव में लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई को छू रहे हैं। हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं इस खबर की पूरी डिटेल लेकर। वरुण, अच्छी तेजी आज मणप्पुरम फाइनेंस में, मतलब 200 रुपए से 235 तक जाने में कोई समय लिया नहीं है शेयर ने। आप जरा बताइए क्या कुछ डिटेल्स है इस खबर के। डेफिनेटली, तो खबर तो ये है कि बेन कैपिटल जो है वो जॉइंट कंट्रोल ले रहा है मणप्पुरम फाइनेंस में। करीब 18% के आसपास की हिस्सेदारी ये खरीदेंगे। प्रेफरेंशियल इक्विटी और वारंट्स के जरिए हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। करीब 236 रुपए के भाव पे ये हिस्सेदारी खरीदेंगे। तो उसके चलते करीब 4,385 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश जो है वो इस पे करने वाले हैं। पिछले 6 महीने का एवरेज प्राइस अगर आप देखेंगे तो 30% के प्रीमियम पे हिस्सेदारी ये खरीद रहे हैं, और कल की क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो 8.5% के आसपास के प्रीमियम पे जो है ये हिस्सेदारी खरीद रहे हैं।
ये हिस्सेदारी के बाद ओपन ऑफर ट्रिगर होता है 26% का, और ओपन ऑफर का प्राइस जो है वो भी 236 रुपये के आसपास का है। हिस्सेदारी के बाद बेन कैपिटल का यहाँ पे प्रमोटर बेन कैपिटल भी प्रमोटर बन जाएंगे और इनकी हिस्सेदारी जो है 18% से लेके 41.7% के आसपास रहेगी, और जो मौजूदा प्रमोटर्स है उनकी हिस्सेदारी 35.3% से कम होकर 28.9% के आसपास आ जाएगी। अब जाहिर सी बात है, बेन कैपिटल अगर को प्रमोटर बन जाएगा तो बोर्ड में भी इनके नॉमिनीज होंगे, 2 नॉमिनी डायरेक्टर जो है वो इनके तरफ से होंगे बोर्ड में। ट्रांजैक्शन Q2 Q3 FY26 तक जो है वो पूरा हो जाएगा। मिस्टर नंद कुमार जो है जो कि फिलहाल कंपनी के प्रमोटर है, वो यहाँ पे एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और साथ ही साथ मेंटर के रोल में इस कंपनी में बने रहेंगे। अगर आप देखेंगे तो लोगों को क्या अच्छा लगा इस डील में, खासकर अगर आप ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो वो ये कह रहे हैं कि कंपनी को इससे ग्रोथ कैपिटल मिलेगा। 4,385 करोड़ आ रहा है तो इससे लोग काफ़ी खुश है। साथ ही साथ क्योंकि सक्सेशन प्लानिंग को लेकर चिंताएं थी तो अब वो यहाँ पे पूरे तरह से खत्म होते हुए नजर आ रही है। तो मुथूट और मन्नापुरम के बीच में जो गैप था, जो डिफरेंस था वैल्यूएशन को लेके, वो भी यहाँ पे आपको कम होते हुए दिखाई देगा। इसके अलावा S&P ने भी अपनी टिप्पणी दी है और S&P का ये कहना है कि इस कंपनी के ओवरऑल फंडामेंटल्स जो है वो काफ़ी अच्छे हैं और वो भी ये डील से काफ़ी खुश है। कंपनी के जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उससे खुश नजर आ रहे हैं, तो उनकी तरफ से भी एक थम्स अप आ चुका है। साथ ही साथ और एक खबर है कि आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो है जिसका IPO आना था वो फिलहाल इन्होंने रोक दिया है। तो काफ़ी सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर तो ये है कि बेन कैपिटल जो है अब इस कंपनी में प्रमोटर होगा, हिस्सेदारी खरीद रहा है, ग्रोथ कैपिटल डाल रहा है और ये ब्रोकरेज हाउस को पसंद आ रहा है, स्ट्रीट को पसंद आ रहा है। इसके लिए आपने देखा इस खबर के बाद स्टॉक में तेजी देखी गई। ठीक है, मणप्पुरम फाइनेंस में बेन कैपिटल कंट्रोलिंग स्टेक ले रही है और चर्चाएं ये भी चल रही है कि ऐसा नहीं कि बड़े फेयर वैल्यूएशन पर स्टेक लिया हो, थोड़े से महंगे वैल्यूएशन पर लिया है और इसके चलते हमने देखा कि आज शेयर में अच्छी तेजी रही, 235 रुपए पर जाकर ये ट्रेड कर रहा है। 8.8% अभी भी ये ऊपर है। राजेश जी, एक आपसे व्यू लेंगे ये गोल्ड फाइनेंस वाली दोनों कंपनीज को लेकर। इस साल हमने जो चाल देखी है, मणप्पुरम ने मुथूट को आउट परफॉर्म किया है रफ्तार के मामले में। आपको चार्ट्स किसके दिख रहे हैं? देखिए यहां से फंडामेंटली चीजें काफी बदलेंगी मणप्पुरम फाइनेंस के लिए, बट अगर टेक्निकली मैं पूछूं चार्ट के बेसिस पर तो आपको सही क्या लग रहा है? आज तो निश्चित तौर पर मणप्पुरम की रफ्तार काफी कमाल की है। तो डेफिनेटली मन्नापुरम में एक अच्छा मूव आज बना है इस न्यूज के चलते और हमें लगता है कि यहाँ पे स्टॉक में जो टेक्निकल फॉर्मेशन अब बनते हुए दिख रहा है, स्टॉक अपने जुलाई 2024 के स्विंग हाई को अब यहाँ पे सरपास करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट तो बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट पे। अब ये स्टॉक अगर 230 के ऊपर सस्टेन रहता है तो यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ अप ट्रेंड देखने को मिल सकती है। तो 230 नजदीक का ही भाव है करंट मार्केट प्राइस से। अगर ये लेवल को अगर सस्टेन कर लेता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन तो नेक्स्ट टारगेट इसका 245 से लेके 250 की तरफ तो नियर टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। अगर हम वही देखें मुथूट फाइनेंस को भी देखें तो यहाँ पे भी अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो हमें लगता है अगर ये दोनों स्टॉक में टेक्निकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किसका है तो अभी कंपेरेटिव देखें तो मुथूट फाइनेंस का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और एक कंटिन्यूटी बनी हुई है सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि मोमेंटम तो कंटिन्यू रहेगा और अपसाइड में ये स्टॉक भी 2500 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे भी रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा करीब 2300 के आसपास और मन्नापुरम फाइनेंस पे भी व्यू अभी बुलिश है क्योंकि यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से वहां पे भी हमें लगता है कि मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। ठीक है, मुथूट में भी मोमेंटम एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस राजेश जी की तरफ से दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग वाले शेयरों को लेकर। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मार्केट एट 3 लेकर आएंगे और ये आपको बताएंगे कि आज अब तक बाजार में कौन से शेयर में ज्यादा एक्शन हुआ है और उसके बाद अपने एक्सपर्ट से BTST या फिर STBT के ट्रेड्स भी लेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। बाजार की मजबूती जारी है। निफ्टी अभी भी 150 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। हालांकि दिन के हाई से देखें तो थोड़ी बहुत कमजोरी जरूर आई है, लेकिन अभी भी 150 अंकों से ज्यादा की मजबूती यहां है। निफ्टी बैंक को देखें तो 500 अंकों की तेजी यहां पर भी दिख रही है। चलिए, लेकिन अब वक्त हो चुका है हमारे खास सेगमेंट का, मार्केट एट 3 का, और बताने के लिए हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं। जी हाँ, शुरुआत करते हैं भेल से, जहां पर कंपनी को गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी से 7,500 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला हुआ है और कंपनी 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाएगी, जिसके चलते शेयर में करीब 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके अलावा एल&टी की बात करें तो एल&टी को 2,500 से 5,000 करोड़ की रेंज में ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर है वो बिल्डिंग फैक्ट्री कारोबार के लिए मिला है, जिसके चलते शेयर में 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। अदानी एनर्जी भी आज फोकस में है, जहां पर कंपनी ने 2,800 करोड़ के ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की बोली जीती है और कंपनी की कुल ऑर्डर बुक जो है वो बढ़कर 57,000 करोड़ के पार पहुंच गई है, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। हीरो मोटो भी आज फोकस में है, जहां पर कंपनी ने यूलर मोटर्स में 525 करोड़ का निवेश किया है। आपको बता दें कि जो यूलर मोटर्स है वो इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर बनाती है, जिसके चलते शेयर में करीब 1% की तेजी देखने को मिल रही है। अंत में बात करें मनापुरम फाइनेंस की, जहां पर खबर आई थी कि बेन कैपिटल कंपनी में हिस्सा खरीदेगी। उसके बाद एस&पी की एक रिपोर्ट आई है। एस&पी ने मनापुरम फाइनेंस की रेटिंग पर भरोसा कायम रखा है और यह भी कहा है कि बेन कैपिटल के हिस्सा खरीदने से पहले भी कंपनी की स्थिति जो है वो मजबूत है काफ़ी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कंपनी के लिए, जिसके चलते शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये थे वो शेयर जिनमें खबरों के दम पर एक्शन देखने को मिल रहा है। तो बाजार के बाद दोपहर के मिड डे मार्केट में जो नई खबरें आई हैं इसको लेकर आए हैं आनंद हमारे लिए। शुक्रिया आनंद, ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। चलिए, कैपिटल गुड्स की 2 दिग्गज कंपनियां भेल और एल&टी पे राय ले लेते हैं। राजेश जी, क्या राय बन रही है यहाँ पर? 7500 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए LOI मिला है और साथ ही एल&टी को भी जो नया ऑर्डर मिला है ये 2500 से 5,000 करोड़ की रेंज में है और ये बिल्डिंग फैक्ट्री कारोबार के लिए ऑर्डर मिला है। इन दोनों शेयरों पर आपकी राय क्या है सर? देखिए, काफी अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर रहा था पिछले कुछ महीनों में, लेकिन अब जिस तरीके से सभी स्टॉक्स में देखें, कैपिटल गुड्स से रिलेटेड स्टॉक्स में एक बेस बिल्डिंग एक्टिविटी होते हुए दिखी और एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे आते हुए दिखा है। पहले अगर हम एल&टी के स्ट्रक्चर को देखें तो स्टॉक ने इस रिवर्सल में 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को सरपास किया है। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी डेली चार्ट पे आते हुए दिखा है। यहाँ पे हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक अब 3370 के ऊपर बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट हायर साइड पे जो बन सकता है वो करीब 3480 3520 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। भेल में भी देखें तो एक अच्छा रिवर्सल यहाँ पे बनते हुए दिखा है और डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में एक स्ट्रेंथ वापस लौटते हुए देखने को मिली है नियर टर्म पर्सपेक्टिव से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल जो हमें लगता है लोअर साइड पे सपोर्ट है वो है करीब 206 रुपए के आसपास। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट लक्ष्य जो बन सकता है वो करीब 222 के आसपास बन सकता है, जो कि इसका 100 डे मूविंग एवरेज है, तो वो एक थोड़ा सा हर्डल जैसा काम करेगा। तो 222 के लक्ष्य के लिए बाय किया जा सकता है। भेल को भी 206 के स्टॉप लॉस है। तो 206 के स्टॉप लॉस के साथ 222 के टारगेट के लिए भेल को खरीदने की सलाह है राजेश जी की तरफ से। एक और स्टॉक आज के सत्र में अच्छी तेजी दिख रही है, CDSL। इनके सब्सिडियरी का एग्रीमेंट हुआ LIC के साथ। वो LIC के लिए रिपोजिटरी के इंश्योरेंस रिपोजिटरी का काम करेंगे। इंश्योरेंस रिपोजिटरी में होगा यह कि पॉलिसी उनके पास रहेगी, पॉलिसी को वो रिपोजिटरी में रखेंगे। इस का कितना असर होगा अगर शेयर्स को देखें तो हफ्ते भर में करीब 15% की तेजी CDSL में दिखी है। नीरव जी, इस शेयर पर आपकी राय क्या है? CDSL की बात करें तो अच्छा खासा करेक्ट हुआ था पिछले 3 से 4 महीनों में। ओवरऑल कैपिटल मार्केट एज अ ग्रुप हमें बहुत अच्छा लग रहा है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। बट अगर हम वैल्यूएशंस की बात करें तो पिछले 2 से 3 महीनों पहले वैल्यूएशंस काफी सारे स्टॉक्स के बहुत ही हायर साइड पे चले गए थे, जिसके कारण हम लोग ने एक अच्छा खासा करेक्शन देख लिया है।
ऑल्सो अगर हम मार्केट्स की बात करें, इक्विटी मार्केट्स हो या फिर एफएनओ मार्केट हो, तो वहाँ पे वॉल्यूम्स भी थोड़े बहुत कम हुए हैं। इनफैक्ट एसआईपी के नंबर्स भी थोड़े वीक हुए हैं, एंड नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स जिस हिसाब से पिछले 2 सालों में बढ़ रहे थे, वहाँ पे भी हमने थोड़ा सा एक वीकनेस देखा है। तो उसके चलते बाजार में हमने ये पूरे सेक्टर में एक अच्छा खासा करेक्शन देख लिया है। बट हैविंग सेड दैट, फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अभी भी हमें लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा बेहतरीन सेक्टर होगा निवेश करने के लिए। लेकिन शॉर्ट टू मीडियम टर्म हमें अभी भी लग रहा है कि थोड़ा कंसोलिडेटिव मूव होना चाहिए इस ओवरऑल सेक्टर में। एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिले तो वो काफी हेल्दी होगा आने वाले समय के लिए, आने वाले सालों के लिए। तो शायद शॉर्ट टू मीडियम टर्म एक अच्छा बाउंस हमें देखने मिले। मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से शायद थोड़ा कंसोलिडेशन देखने मिले, एंड देन प्रोबेबली फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ये सारे स्टॉक्स अपने रडार में होने चाहिए, एंड बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए। आयन डेप्स के साथ CDSL यहाँ पर खरीदारी की सलाह यहाँ आ रही है नीरव जी की तरफ से। एक और सेक्टर है जिस पर नजर आज रखना चाहिए, मेटल्स। यहाँ पर आज काफी कमजोरी दिख रही है और दिग्गज मेटल्स कंपनियां कमजोर है। हिंडाल्को, नाल्को, वेदांता, हिंद जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, सब में गिरावट दी, 3 से 4% तक की गिरावट है इन शेयरों में। राजेश जी, मेटल्स पर आपकी राय क्या, और यहाँ खरीदारी करनी चाहिए या रुकना चाहिए अभी? देखिए, मेटल में एक रैली ऑलरेडी हमने देखी, सारी मेटल स्टॉक्स एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों में दिखाते हुए दिखे। थोड़ा सा कूल ऑफ इफेक्ट यहाँ पे जरूर बनते हुए दिखा है, लेकिन हमें लगता है कि अभी भी ट्रेंड यहाँ पे इंटेक्ट है बुलिश साइड में। ये करेक्शन को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। अगर हम वेदांता की बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट जो बना हुआ है वो करीब 458 के आसपास है। अगर वो लेवल होल्ड रहता है इस करेक्शन में तो वापस स्टॉक अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, एंड देन पॉसिबल अपसाइड के टारगेट 480 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। वहीं हम अगर देखें दूसरे स्टॉक्स को इसी सेगमेंट में, तो वहां पे जिंदल स्टील को अगर हम एनालाइज करें तो एक अपने मेजर सप्लाई जोन जो कि है 940-950 की रेंज में, वहां पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस या प्रॉफिट टेकिंग आते हुए देखने को मिली। बट हमें लगता है कि जिस तरीके के इसके स्ट्रक्चर है, अभी अपने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 900 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 900 एक इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा इस करेक्शन का। अगर ये लेवल होल्ड हो जाता है, वापस यहाँ पे एक पुल बैक देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 935-945 के जोन में। तो जिंदल स्टील भी अभी डिप में 900 के आसपास बाय किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 890 के स्टॉप लॉस के साथ। JSPL खरीदने की सलाह है, 935 से 945 के जोन में जा सकता है। अगर 900 को होल्ड करता है तो यहां पर खरीदारी की राय है। और साथ ही वेदांता इनको पसंद आ रहा है कि वापस से जो करेक्शन का दौर आज दिख रहा है, हालांकि एक अच्छी तेजी के बाद, अच्छी रिकवरी के बाद मेटल्स में आज मुनाफा वसूली दिख रही है, तो वेदांता भी पसंद है 480 के टारगेट के लिए। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो BTST और STVT कॉल्स आपके लिए लेकर आएंगे। चल लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बाजार में तेजी कायम है, निफ्टी करीब 170 अंकों पर है, लेकिन निफ्टी बैंक ने अपनी तेजी को थोड़ा सा और बढ़ा लिया है। अभी करीब 550 अंकों की तेजी है और निफ्टी बैंक 50,600 की भी आंकड़े को पार करके कारोबार कर रहा है। अपने एक्सपर्ट से थोड़ी देर में BTST के ट्रेड्स लेंगे, लेकिन इसके पहले अमोल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो रिफाइनिंग वाली जो कंपनीज हैं, स्पेशली जो प्योर रिफाइनिंग वाली है, वहां पर तो जैसे आग लगी हुई है। अगर आप MRPL को देखेंगे तो करीब करीब MRPL और चेन्नई पेट्रो मार्च में 30 से 40% दोनों के दोनों शेयर चढ़ गए हैं। बाकी OMCs का भी थोड़ा थोड़ा पोर्टफोलियो होता है, रिफाइनिंग का, BPCL का या फिर IOC का, उनमें भी तेजी है। ये इस तेजी के बाद कहीं आपको लगता है कि इस वेव को राइड करना है या फिर तेजी काफी ज्यादा हो गई है, अब प्रॉफिट टेकिंग कर लें चेन्नई पेट्रो या फिर MRPL में? प्रॉमिसिंग अपट्रेंड रैली हुई। अगर चेन्नई पेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो ये मंथ में 39% तक के गेन्स हुए। आई थिंक निफ्टी 500 का टॉप गेनर भी चेन्नई पेट्रो ही है, उसमें देखा जाए मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। मुझे लगता है काफी चला है स्टॉक। अगर किसी के पास लोअर लेवल का बाएंगे तो डेफिनेटली एक ट्रांस तो एटलीस्ट प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि एटलीस्ट स्टॉप लॉस तो ट्रेल कर सकते हैं। मुझे लगता है ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 610, 605 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। अगर उसके ऊपर रहता है तो ये बुलिश टेक्सचर जो बना हुआ है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। अगर
अगर 605 के अगर नीचे जाता है तो शायद थोड़ा सा सेंटीमेंट चेंज होता हुआ दिखा है, बट फिलहाल तो जो सेटअप है वो बुलिश है और बुलिश ही रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। दूसरा MRPL आपने पूछा था, इसमें और थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है और आज में अगर देखें तो 14% का रैली हुआ। मुझे लगता है बाइंग व्यू के साथ बने रहना चाहिए। 130 128 ये सपोर्ट्स लेवल रहेंगे, उसके ऊपर रहता है तो ये बुलिश सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ऑन द हायर साइड 145 150 तक के भी लेवल आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। ठीक है, 145 150 तक के भी लेवल आप MRPL के शेयर में देख सकते हैं। 15% की तेजी डी हाई के आसपास फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है। चलिए 3:16 हो गए हैं। अपने एक्सपर्ट से समझ लेते हैं कि आपको BTST या फिर STBT कहां पर करना है सोमवार के लिए। राजेश जी, आपसे शुरू करेंगे। और चूंकि बाजार में हम गर्मी देख रहे हैं तो जितने अधिक आप शेयर बताएं उतना ज्यादा अच्छा है। कम से कम 2 तो बताइए, उसके ऊपर जो भी होगा बोनस होगा सर। बिल्कुल, तो मार्केट में एक अच्छा बाइंग मोमेंटम है, तो बिल्कुल 2 स्टॉक्स यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे। पहला स्टॉक जो रहेगा वो LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली है करंट वीक में, और जिस तरीके से स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज को अब सरपास करके सस्टेन कर रहा है, हमें लगता है ये स्टॉक का मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होगा। 595 600 के अपसाइड के टारगेट के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस को बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो होगा करीब 560 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से, और उसमें हमें लगता है ग्लेनमार्क फार्मा को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अगर वीकली चार्ट पे देखें तो एक फॉलिंग चैनल वो स्टॉक अब वीकली बेसिस पे पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है, और उसके अपर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिखा है। ग्लेनमार्क पे हमारा व्यू बुलिश है, और हमें लगता है ये स्टॉक में 1560 1570 की तरफ अपसाइड आते हुए दिख सकती है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है स्टॉक के लिए वो होगा करीब 1490 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो बैंकिंग स्पेस से ही पसंद आ रहा है, और हमें लगता है बैंक निफ्टी में जिस तरीके से आउट परफॉर्मेंस हमें लगता है अगले वीक भी बैंकिंग स्टॉक से एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे इंडियन बैंक को बाय करने की सलाह रहेगी। ये स्टॉक में जिस तरीके का ब्रेकआउट बना है, हमें लगता है यहाँ पे जो मोमेंटम बनेगा वो करीब 565 570 की तरफ होते हुए दिख सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना है वो करीब होगा 538 के आसपास। ठीक है, 538 का स्टॉप लॉस होगा इंडियन बैंक के लिए। इंडियन बैंक के साथ साथ राजेश जी जरा व्यू दीजिए, किसी को अगर लार्ज कैप में अगर कुछ देखना हो, कोटक बैंक आज 52 हफ्ते की ऊंचाई पर पहुंचा है, 2000 रुपए के क्रूशियल लेवल को पार किया है और बढ़िया मोमेंटम है। क्या इसमें भी फ्रेश लॉन्ग करें या फिर जिसके पास लॉन्ग्स हैं उसको कैरी करके ले जाएं आगे? हमने बताया हमें लग रहा है बैंक निफ्टी का ये मूव 51,000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है अगले वीक में। तो कोटक बैंक, ICICI बैंक, ये दोनों बैंक तो हमें बिल्कुल पसंद है, यहाँ पे मोमेंटम रहेगा। SBI अभी भी थोड़ा सा साइडवेज का कंसोलिडेशन में है, तो कोटक बैंक में तो डेफिनेटली जिनके पास है पोजीशन वो बने रहे। एक क्लियर आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है, और कोटक बैंक में हमें लगता है ये मोमेंटम एक्सटेंड होके अब 2150 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो एट दिस लेवल स्टॉप लॉस रखना है करीब 2050 के आसपास, पोजीशन इंटैक्ट रखना चाहिए लॉन्ग साइड की। ICICI बैंक भी बुलिश लग रहा है, थोड़ा SBI पे हमारा अभी हम उसको मॉनिटरिंग में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे हमें लगता है कि स्टॉक में रिवर्सल तो बना है लेकिन थोड़ा फॉलो अप बाइंग एक्शन अभी भी एब्सेंट है। लेकिन यहाँ पे अगर 760 के लेवल को क्रॉस करता है अगले वीक, तो यहाँ पे भी 780 790 की तरफ एक मूव बन सकता है। तो 760 अभी लेवल को हम वॉच करेंगे अगले वीक में, अगर वो क्रॉस होता है तो बिल्कुल यहाँ पे भी बाय करने की सलाह है। ठीक है, 760 रुपए पार कर दिया अगर SBI, तो रफ्तार और बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़िया है। ये आपके लिए कुछ अच्छे शेयर राजेश जी ने आपको बता दिए हैं जहां पर आपको तेजी करनी है। अमोल, आप बताइए आपकी BTST स्ट्रेटजी क्या होगी? STBT तो नहीं पूछूंगा, आप खरीदारी की ही ट्रेड देंगे, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं। जी बिल्कुल, आई थिंक आज बैंक निफ्टी में जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे काफी पॉजिटिव मोमेंटम है। छोटे बैंक्स भी शायद पार्टिसिपेट होना यहाँ से चालू करेंगे। फेडरल बैंक एक टेक्निकल सेटअप प्रॉमिसिंग लग रहा है, 185 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा, और ऑन द हायर साइड अगर ये रेंज ब्रेकआउट से बाहर निकल चुका है तो ऑन द हायर साइड कहने का ये 190 193 की तरफ
जाता हुआ दिख रहा है। दूसरा मैं रिलायंस के साथ जाना चाहूंगा। रिलायंस में भी अगर हम देखेंगे तो एक रेंज जो बना हुआ था उसमें एक ब्रेकआउट आया है और उसको सस्टेन भी किया है आज के दिन। मुझे लगता है 1265 उसका सपोर्ट छोटे स्टॉप लॉस के साथ देखा जा सकता है। अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन कंटिन्यू रहा तो मुझे लगता है ये स्टॉक कहीं ना कहीं 1300 और 1310 की तरफ बढ़ता हुआ हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। 1310 के लेवल आ सकते हैं रिलायंस के शेयर में। कुछ तकनीकी खामी है, नीरव को फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अमोल आठवली को। अच्छा नीरव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो मार्केट रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, चाहे वो एक्सचेंज वाले हों या फिर एएमसी वाली कंपनीज के हों, ब्रोकरेज फर्म वाली कंपनीज को हों, आज हम चौतरफा बैंक देख रहे हैं। बीएसई हो गया, सीडीएसएल हो गया, जेएम फाइनेंशियल हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया। एएमसी की बात करें तो आज हम देख रहे हैं कि यूटीआई एएमसी में जबरदस्त तेजी पर कारोबार हो रहा है और हमने करेक्शन भी देखा है इस स्पेस में। अब चूंकि बाजार का मूड बेहतर हो रहा है, आपको लगता है कि आकर्षक लेवल पर ये शेयर हैं और अवसर हैं किसी को अगर पोर्टफोलियो में भी डालना है इन शेयर्स को? तो डेफिनेटली देखिए, ये ओवरऑल स्पेस जो है वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। हमें लगता है कि नेक्स्ट 10 सालों के लिए, यानी पूरे एक डेकेड के लिए हमें लग रहा है कि ये एक जो थीम है वो बरकरार रहेगी। बट ऑब्वियसली देयर विल बी साइकिल्स, देयर विल बी करेक्शंस, टाइम करेक्शंस होंगे, प्राइस करेक्शंस होंगे, जो हमने पिछले 3 से 4 महीनों में देखा है कि बहुत सारे नॉर्म्स चेंज हुए हैं। एफएनओ स्पेस में एक्सपायरीज कंसोलिडेट हुई है, तो ऑब्वियसली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव थोड़ा एक कंसोलिडेशन करेक्शन हमने इस स्पेस में भी देखा है। थोड़ा बहुत नंबर्स भी वीक हुए हैं एसआईपी के या फिर डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स हो एक्सेट्रा। बट हैविंग सेड दैट, ये जैसे मैंने बताया कि ये एक पीरियड्स आएंगे जहां पे थोड़े नंबर्स वीक होंगे, बट इवेंचुअली एज अ डेस्टिनेशन इंडिया एक बहुत ही बड़ा मार्केट बन रहा है इन टर्म्स ऑफ इक्विटी एलोकेशन। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन स्पेस है लंबे समय के लिए निवेश करने के लिए। सो हमारा यही व्यू है कि नेक्स्ट 6 से 8 महीनों में अगर ये स्पेस में थोड़ा बहुत करेक्शन भी आता है, जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, बट शायद Q4 के नंबर्स थोड़े वीक हो, तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगेन एट द लोअर साइड पे स्टॉक्स जमा करने के लिए। तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए, 3 से 5 साल का व्यू रखना चाहिए। 2 to 3 ट्रांचेस में आपको इन सारे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए। ऑल्सो सेबी चीफ ने ये दर्शाया है कि कुछ एफपीआई के नॉर्म्स भी चेंज होंगे, विच वुड बी बेटर एंड पॉजिटिव फॉर दीज कंपनीज। सो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से माहौल तो काफी अच्छा है एंड ये मोमेंटम थोड़ा बढ़ सकता है, बट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव 2 से 3 ट्रांच में निवेश करना चाहिए। तो आप बीएससी पर ये व्यू है और सारे प्लेटफॉर्म शेयरों को लेकर। चलिए आगे बढ़ते, एक और खबर आपके लिए बता दें कि सरकार ने अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल पावर प्रोजेक्ट की समीक्षा की है। गर्मी और मानसून की सीजन में एनर्जी की मांग को लेकर हुई बैठक पर और भी ज्यादा डिटेल्स और इस एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? देखिए, पावर सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से सरकार ने अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की स्थिति क्या है देश भर में, उसकी एक समीक्षा की है। इनफैक्ट पावर सेक्रेटरी ने एक इम्पॉर्टेंट बैठक की है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, ताकि ये इस बात को समझा जाए कि अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स की स्थिति क्या है, वो किस फेज में है और किस तरह के सपोर्ट की ज़रूरत है। लिहाजा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ ये बैठक की गई है, जिसमें पावर मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री के साथ साथ जो जनरेशन कंपनीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो भी इस बैठक में शामिल थे। अगर आप लिस्ट पर नज़र डालें तो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से अगर पीएसयूज की बात करें तो एनटीपीसी, सीआईएल, भेल, एनएलसीआईएल, एसजेवीएन जैसी जो कंपनीज हैं उनके सीएमडी इस बैठक में शामिल रहे। साथ ही साथ इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स की बात करें जिसमें अडानी पावर, जीएसडब्ल्यू पावर, एसआर पावर लिमिटेड, वेदांता पावर के साथ साथ कई ऐसे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे जो इस बैठक में शामिल थे। साथ ही साथ पावर सेक्रेटरी ने जो अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कि वित्त वर्ष 2025 तक कमीशन करना था, उसकी क्या स्थिति है उसकी समीक्षा की। और साथ ही साथ जनरेशन कंपनीज को इस बात के क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि FY25 तक जिन प्रोजेक्ट्स को कमीशन करना था उसको प्राथमिकता दी जाए। और जो इंफॉर्मेशन पावर सेक्रेटरी को दी गई इस बैठक के दौरान, सूत्र में बता रहे हैं कि 2780 मेगावाट कैपेसिटी के जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी कमीशन कर दिए गए हैं FY25 के दौरान। 5700 मेगावाट कैपेसिटी की जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो मार्च 25 तक
यानी कि अगले कुछ दिनों में उसको ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 28,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और उन पर काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। साथ ही साथ 26,000 मेगावाट कैपेसिटी के जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो अंडर प्लानिंग है, यानी कि उससे संबंधित बिड इनवाइट किए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो पावर सेक्रेटरी को के सामने पेश किए गए। साथ ही साथ इस बात पर भी सहमति बनी कि जनरेशन कंपनीज को इन प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनलाइज करने में जो दिक्कतें आ रही हैं और राज्यों से जिसका सरोकार है उन मसलों को राज्यों के साथ शेयर किया जाएगा, इस पर चर्चा की जाएगी और उसका जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा। ओके, शुक्रिया प्रकाश ये पूरी डिटेल्स लाने के लिए। और जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जाएंगी और ऐसे में पावर डिमांड भी अपने पीक लेवल पर होंगी, और उससे पहले सरकार की एक अहम बैठक थी जहां पर अंडर कंस्ट्रक्शन थर्मल प्रोजेक्ट की समीक्षा की गई और ताकि जनरेशन बड़े उत्पादन पावर बिजली का उत्पादन देश में बढ़ाया जाए। चलिए इससे जुड़े हुए एक शेयर है वोल्टास पर नजर डालते हैं। आज यहां पर दबाव दिख रहा है, हालांकि तेजी अच्छी आई है पिछले कुछ दिनों में, फरवरी के लास्ट वीक से देखें तो 12-13% की तेजी के बाद, लेकिन आज गिरावट भी काफी ज्यादा है, करीब 2.25% की गिरावट है। राजेश जी क्या करना चाहिए, इस गिरावट में मौके हैं क्या वोल्टास में? देखिए स्टॉक में एक मोमेंटम हायर साइड पे देखने को मिला था, लेकिन स्टॉक को अगर हम देखें तो अराउंड 1520-1525 के आसपास एक सप्लाई प्रेशर हायर साइड पे देखने को मिला, चूंकि इसका एक रेजिस्टेंस जोन था वीकली टाइम फ्रेम पे। स्टॉक में करेक्शन में ऑलमोस्ट अब ये 50 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये करेक्शन में अगर ये स्टॉक 1400 के लेवल को होल्ड आउट करता है तो यहाँ से एक पुल बैक का चांस बन सकता है, जो कि स्टॉक को वापस 1450 की तरफ लेके जा सकते हो। तो नियर टर्म सेटअप के हिसाब से स्ट्रक्चर तो अभी भी बुलिश ही है। ये करेक्शन में 1400 को एक बार मॉनिटर करना चाहिए, वो लेवल होल्ड आउट होते तो जरूर वापस बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, वोल्टास में आज हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है, अच्छे से चला है शेयर। ये 1100 की रेंज में था, वहां से चलते चलते 1450-1500 रुपए के भाव हो गए थे वोल्टास के। और वोल्टास के साथ साथ जो कूलिंग सेगमेंट वाली बाकी कंपनीज हैं, हैवेल्स हो गया, ब्लू स्टार हो गया, इसके अलावा वरुण बेवरेजेस जो कि पेप्सिको की बॉटलर है, वहां पर भी हमने अच्छी तेजी देखी थी। क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, बेहतरीन हफ्ता कहेंगे, क्योंकि एक हफ्ते में अगर हम निफ्टी की बात करें 4% की तेजी, निफ्टी बैंक में करीब 5% के आसपास की तेजी। और अच्छी चीज यह है कि ओवरऑल पार्टिसिपेशन है, दिग्गज भी अपना सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं बाजार में। आज के सत्र में अगर आप आईटी को छोड़ दें, एक्सेंचर वाली एक थोड़ी सी डिस्टर्बिंग न्यूज आई थी, हालांकि ये ऊपरी निचले स्तरों से काफी ज्यादा हमने रिकवरी भी देखी, लेकिन इन्फोसिस करीब 1.25%, विप्रो में करीब 1% के आसपास की गिरावट रही। एमएनएम में परफॉर्मेंस ठीक थी, लेकिन सेकेंड हाफ में एमएनएम में हमने ऊपरी स्तरों के शेयर में गिरावट देखी और ये डे हाई पर जाकर क्लोज कर रहा है 2800 रुपए के नीचे। लेकिन निफ्टी 174 अंक ऊपर बंद होने की तैयारी कर रहा है। निफ्टी बैंक की बात करें 600 अंकों की तेजी के साथ डे हाई पर क्लोज करने की तैयारी। और आज सुबह जो संकेत मिल रहे थे गिफ्ट निफ्टी से वो थोड़े सुस्ती के थे, तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज एक डल मार्केट रहेगा हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। लेकिन देखिए बुल मार्केट में यही होता है, जब तेजी का माहौल हो तो फिर कई बार कमजोर खबरें भी डिस्काउंट बाजार कर लेता है, और आज के सत्र में भी हम वो चीजें देख रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 600 अंकों के आसपास की तेजी रही। आज के जो सुपरस्टार रहे हैं वो रहे ऑयल एंड गैस शेयर। एनटीपीसी में 3% की तेजी रही, ओएनजीसी में हमने तेजी देखी है। बाकी अगर हम मिड कैप अगर रिफाइनिंग स्टॉक्स की बात करें, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रो में आज 10% से ज्यादा की तेजी हमने देखी। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी में भी बढ़िया तेजी पर कारोबार हुआ। बजाज फाइनेंस मैनेजमेंट लेवल पर एक चेंज हुआ है, आज बजाज फाइनेंस के शेयर ने नया रिकॉर्ड भी बनाया है। और हीरो मोटो और बजाज ऑटो काफी ज्यादा गिरावट के शिकार हुए थे, यहां पर भी रिकवरी लौटते हुए दिखाई दी। आज मेटल स्टॉक्स में थोड़ा सा माहौल कमजोर रहा। टाटा स्टील, हिंडाल्को में आज हमने कमजोरी आज के सत्र में देखी है। एनएमडीसी, नाल्को में भी 1 से 2-3% के आसपास की गिरावट रही। ओवरऑल बेहतरीन सेशन, और बाजार के लिए कहते हैं कि आगे की उड़ान भरने के लिए माहौल पूरी तरह से तैयार है। 23,400 के भी आंकड़े हमने आज निफ्टी में देखे, और निफ्टी बैंक निकला इंट्राडे में 50,500 के ऊपर। तो चलिए इसी नोट पर आज इस शो को यहां पर समाप्त करेंगे। राजेश जी, अमोल जी और नीरज जी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर हमसे चर्चा करने के लिए।
हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए। फिलहाल विश्व मोहन को और मुझे दीजिए इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपकी कराएंगे हम अगले हफ्ते की तैयारी। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।